income from salaries. This is your chapter 6. Sorry, chapter 4. Income under the head salaries. और इसमें हम लोग जो पार्ट कर रहे थे दैट इज अलाउंसेस. और अलाउंसेस का पार्ट मैंने बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्या होते हैं अलाउंसेस? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जब आपको आपका एम्प्लॉयर देता है ओवर एंड अबव द सैलरी. आपकी सैलरी के ऊपर जब आपको किसी तरह को कोई फिक्स्ड अमाउंट मिलता है. और क्यों मिलता है? फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस. कुछ खर्चे पूरे करने के लिए मिलता है. चाहे वो खर्चे पर्सनल खर्चे हों या फिर वो खर्चे ड्यूटी रिलेटेड हों. चाहे आपके निजी खर्चे हों, चाहे आपके काम से रिलेटेड खर्चे हों. अगर आपको ऐसा कोई भी अमाउंट ऑफ मनी आपके एम्प्लॉयर से मिलता है उसे आप कहते हैं अलाउंस. और जो अलाउंसेस हैं वो टैक्सेबल होते हैं. नॉट ऑलवेज टैक्सेबल. कुछ अलाउंसेस ऐसे भी हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता. सो टैक्सेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो अलाउंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस. भाई जो अलाउंसेस अगर आपको मिल रहे हैं और उनके ऊपर वो फुली टैक्सेबल है, उनको आपको ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करना है और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है, ऐसे अलाउंसेस आर फुली टैक्सेबल अलाउंसेस. सेकेंड कैटेगरी इज फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस. ऐसे अलाउंसेस जिनके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना. एंड थर्ड कैटेगरी इज द मिड वे. दैट इज कुछ हिस्सा तो उन अलाउंसेस का टैक्सेबल है और ऐसे अलाउंसेस का जो कुछ हिस्सा है वो टैक्सेबल नहीं है. और इसमें मैंने आपको कहा था कि ये और ये इजी पार्ट है, लेकिन जो ये है ये थोड़ा टिपिकल पार्ट रहता है. दिस इज द टफ वन. और जो क्वेश्चंस है वो भी मोस्टली इसी में से आते हैं. और कल हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करी थी, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस वाली. फुली टैक्सेबल अलाउंसेस. और फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में हमने DADP का पार्ट किया था. अगर आपको डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे मिल रही है, महंगाई भत्ता मिल रहा है, दैट इज फुली टैक्सेबल. ऑडियो ऑफ कीजिए. सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस. सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस तब दिया जाता है जब आप किसी महंगे शहर में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं किसी महंगे शहर में. क्योंकि महंगे शहरों में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हाई रहती है, तो आपका एम्प्लॉयर आपके खर्चों की भरपाई करने के लिए आपको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस देता है. इसके ऊपर आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ता है. फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस. फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपका एम्प्लॉयर आपको देता है आपकी या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. इसके ऊपर पूरा टैक्स पे करना है आपको. ओवर टाइम अलाउंस किया था कल हमने. ये सब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर कल वाली क्लास में कोई एब्सेंट था तो प्लीज पिछला सेशन देखिए, उसमें मैंने ये सब डिटेल में समझाया है. ओवर टाइम अलाउंस. ओवर टाइम अलाउंस तब मिलता है जब आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स, आप 9 to 5 मान लीजिए आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं और आप 9 to 5 के अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसे ओवर टाइम कहते हैं. ओवर टाइम करने के लिए आपका एम्प्लॉयर अगर आपको ओवर टाइम अलाउंस देता है तो उसके ऊपर आपको पूरा टैक्स पे करना है. देन इज टिफिन या फिर रिफ्रेशमेंट अलाउंस. लंच वगैरह के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है दैट इज फुली टैक्सेबल. सिक्स्थ हमने नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस किया था. ये मेनली मैंने इसमें आपको डॉक्टर्स का एग्जाम्पल बताया था कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक ना चलाएं,
इसलिए उनको सरकार से पैसे मिलते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, ताकि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना चलाएं, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स ना खोलें। इसके ऊपर पूरा टैक्स लगता है। और लास्ट हमने कल डिस्कस किया था हिल एरिया अलाउंस, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हिली एरियाज में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने का जो खर्चा होता है हिली एरियाज में, वो ज़्यादा होता है। और अगर आप प्लेन एरियाज की बात करें जो कि हिल्स पे सिचुएटेड नहीं है, वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने का खर्चा है, वो कम होता है। सो अगर आप किसी हिली एरिया में जॉब कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग की भरपाई करने के लिए कुछ हिल एरिया अलाउंस दे। ऐसे में इस अलाउंस के ऊपर आपको पूरा टैक्स पे करना है। लेकिन तब जब जो हाइट है 1000 मीटर से कम है। अगर जो हिल की हाइट है 1000 मीटर से कम की है तो पूरा टैक्सेबल है। दैट मीन्स अगर आप कम हाइट पर जॉब करें, इसको कम हाइट माना जाता है। अगर आप कम हाइट पर जॉब कर रहे हैं तो आपको पूरा टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा हाइट पे बैठे हैं, अगर आप एक ऐसी हिल पर बैठे हैं जो कि 1000 मीटर से ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड है, वहाँ पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ठीक है जी, दिस इज हिल एरिया अलाउंस जो हमने कल किया था। 8th पार्ट हमने डिस्कस करना है डेप्यूटेशन अलाउंस। व्हाट इज डेप्यूटेशन अलाउंस? अब मान लीजिए आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ में हूँ। आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ में हूँ और एक है गवर्नमेंट कॉलेज शहजादपुर। भाई शहजादपुर में कॉमर्स की एक टीचर की वैकेंसी है। वहाँ पर कुछ वर्कलोड है जिस वजह से वहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट है। भाई इनकम टैक्स की टीचर नहीं है वहाँ पर शहजादपुर में। तो जो सरकार है, ये दोनों कॉलेजेस सरकार के अंडर ही आते हैं। सरकार ने क्या किया, मुझे 3 दिन तो गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ में रहने दिया और 3 दिन के लिए मुझे डेप्यूटेशन पर भेज दिया। डेप्यूटेशन मतलब मेरी ड्यूटी टेम्परेरीली कहीं और लगा दी। अस्थायी तौर पर 3 दिन के लिए मुझे बोला कि आप शहजादपुर भी हो आया करो। मेरा परमानेंट प्लेस क्या है? परमानेंट प्लेस ऑफ वर्क क्या है? परमानेंट प्लेस ऑफ वर्क, मेरा स्थायी स्थायी स्थान कौन सा है काम करने का? गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़। और मुझे टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए मुझे कहाँ पर भेज दिया गया है? टेम्परेरी प्लेस ऑफ वर्क मुझे कहाँ भेज दिया गया है? गवर्नमेंट कॉलेज शहजादपुर। तो जब आप अपनी परमानेंट प्लेस से कुछ टाइम के लिए आप टेम्परेरीली किसी और जगह पे काम करने के लिए आपको भेज दिया जाता है, इसे आप कहते हैं डेप्यूटेशन। और जब आपकी डेप्यूटेशन होती है तो आपको अगर गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई डेप्यूटेशन अलाउंस मिल रहा है, दैट इज फुली टैक्सेबल। प्रोजेक्ट अलाउंस, कभी कभी आपका एम्प्लॉयर आपको किसी स्पेशल टाइप ऑफ वर्क में लगा देता है, किसी स्पेशल काम में लगा देता है जिसे आप प्रोजेक्ट कहते हैं। उस काम को करने के लिए अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट अलाउंस, और इसके ऊपर फुल टैक्स लगेगा। वार्डन अलाउंस, वार्डन अलाउंस क्या है? वार्डन क्या होता है? वार्डन तो देखा होगा आपने। वार्डन किसे कहते हैं? हॉस्टल्स वगैरह में प्रोक्टोरियल करने के लिए होते हैं वार्डन्स। कॉलेजेस में, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं, तो जो हॉस्टल्स में लोग रह रहे होते हैं उनकी देख रेख के लिए वार्डन्स रखे जाते हैं। सो अगर वार्डन्स को अपने एम्प्लॉयर से किसी तरह का अलाउंस मिल रहा है, दैट इज फुली टैक्सेबल। और इसके अलावा
फुली टैक्सेबल में आपके कुछ और अलाउंसेस भी आते हैं। कुछ और अलाउंसेस में जैसे कि टेलीफोन अलाउंस, आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए कुछ अलाउंस मिल रहा है, या फिर सर्वेंट अलाउंस, आप अपने घर पे नौकर रख लें इसलिए आपको अलाउंस मिलता है। तो इस तरह के कुछ अलाउंसेस हैं जो कि फुली टैक्सेबल हैं। सो हियर्स द लिस्ट ऑफ फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। आपको ये सब स्ट्राइक करना चाहिए कि जैसे ही आप क्वेश्चन में देखो कि आपको क्वेश्चन में टिफिन या रिफ्रेशमेंट अलाउंस दिखा तो आपने डायरेक्टली उसको टैक्सेबल कर देना है। जैसे ही आपको ओवर टाइम अलाउंस दिखा आपने उसको झट से टैक्सेबल कर देना है। सो जो ये लिस्ट है ये आप अपने दिमाग में छाप लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं फुली एग्जेम्प्ट। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में क्या आता है? फुली एग्जेम्प्ट मीन्स कि इनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगना, ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, ये सैलरी में नहीं आएंगे। ठीक है जी। फर्स्ट इज allowances from UNO. UNO is what? United Nations Organization. ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारियों को किसी तरह का कोई अलाउंस दे तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। सेकेंड इज अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इंडिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं लेकिन वो कहाँ पर काम कर रहे हैं इस टाइम? वो बाहर काम कर रहे हैं। इंडिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, लेकिन वो काम बाहर कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। ऐसे में अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको वहां पे रहने के लिए कोई अलाउंस देती है किसी तरह का, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। थर्ड इज अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस, ये जो हाई प्रोफाइल लोग हैं ना, हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ये वो, या इंटरनेशनल बॉडीज, इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इनके इनके कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, इनके अगर इनको कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं तो वो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। जैसे हाई कोर्ट जजेस को अगर कोई अलाउंस मिल रहा है तो उसके ऊपर उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद अगर हम बात करें सैंक्चुरी अलाउंस, सैंक्चुरी अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। सैंक्चुरी अलाउंस एक तरह से एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिलने के लिए अगर कोई आया गया रहता हो तो भाई मेहमान नवाजी तो करनी है, कुछ चाय कॉफी कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए उनके गेस्ट्स के लिए। तो सैंक्चुरी अलाउंस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाता है, और अगर ऐसा कोई अलाउंस उनको दिया जा रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर डीएम अलाउंसेस, पर डीएम अलाउंसेस, पर डीएम का यहाँ पर मतलब है पर डे अलाउंस। पर डे, कभी कभी ना आपकी जॉब किसी ऐसी जगह पे लग जाती है जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको हर दिन का जो खर्चा है, जो काम करने का हर दिन का खर्चा है, वो आपको पे कर देता है। पर डे कॉस्ट के लिए आपको अलाउंस पे करता है, ऐसा अलाउंस आपके लिए एग्जेम्प्ट है। एंड लास्ट इज अलाउंस टू चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी क्या है भाई? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी क्या कंडक्ट करवाती है? सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स। सिविल सर्विस एग्जाम्स कौन से होते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इस तरह के एग्जाम्स जो कंडक्ट करवाती है बॉडी वो होती है यूपीएससी। जो यूपीएससी का चेयरपर्सन या मेंबर्स होते हैं, अगर उनको किसी तरह का कोई अलाउंस मिल रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स उन्हें पे नहीं करना।
So this is the list of exempt allowances. UNO के एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो बाहर हैं, हाई कोर्ट के जजेस को अलाउंस मिल रहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समचुरी अलाउंस मिल रहा है, कोई पर डे एक्सपेंसेस के लिए आपको अलाउंस मिल रहा है, या फिर यूपीएससी के अगर आप चेयरमैन या फिर मेंबर हैं, ऐसे में आपको आपके अलाउंसेस के ऊपर टैक्स पे नहीं करना। ये तो हो गया आपका इजी वाला पार्ट। इसमें आपको लिस्ट याद करनी है, वो लिस्ट मैंने आपको समझा भी दी है और लिखवा भी दी है, लर्न करना आपके ऊपर है। थर्ड कैटेगरी पर आते हैं, पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। भाई कुछ हिस्से के ऊपर टैक्स लगेगा और कुछ हिस्से के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें हम फर्स्ट करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउस रेंट अलाउंस। इसका क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी बन सकता है और 15 मार्क्स में भी बन सकता है, हाउस रेंट अलाउंस का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन 100% आता है इसमें से। इसका सेक्शन जो आपको याद करना है, दैट इज सेक्शन 10(13)A। ये लर्न कर लीजिए, सेक्शन 10(13)A। हाउस रेंट अलाउंस दिया क्यों जाता है? हाउस रेंट से ही पता चल रहा है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये अलाउंस इसलिए देता है ताकि वो अपने घर का जो रेंट का खर्चा है वो बियर कर सके। क्यों दिया जाता है? टू मीट द expenses of rent of the accommodation। accommodation क्या है? जहां पर आप रह रहे हैं। सो जहां पे आप रह रहे हैं उस घर का जो रेंट है, उस रेंट का जो खर्चा है, उस खर्चे को बियर करने के लिए, उस खर्चे को मीट करने के लिए आपका जो एम्प्लॉयर है आपको जो अलाउंस देता है उसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब नेक्स्ट बात आती है कि कितना हिस्सा इसका टैक्सेबल रहेगा और कितना हिस्सा इसका नॉन टैक्सेबल रहेगा, ये कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप? सेक्शन 10(13)A कहता है कि HRA जो एग्जेम्प्ट पार्ट है, जो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, HRA एग्जेम्प्ट कितना रहेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से जो सबसे कम है उसकी छूट मिल जाएगी आपको। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 3 क्या? फर्स्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना आपको आपके एम्प्लॉयर से HRA मिला वो ले लीजिए। या फिर दूसरा, जितना आपने रेंट पे किया, एक्चुअल रेंट जितना आपने पे किया उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का मतलब क्या है ये हम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सैलरी में क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे अभी बाद में। एंड थर्ड इज या तो 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी। अब 50% कब लेना है और 40% कब लेना है? 50% तब लेना है जब आपका जो घर है, जब आपका जो एकोमोडेशन है या फिर घर है, अगर MKDC में है। व्हाट इज MKDC? MKDC का मतलब है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं इन 4 मेट्रोपॉलिटन्स में, ये 4 मेट्रो सिटीज है ना, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, तो यहाँ पर अगर आप रह रहे हैं तो आप 50% ऑफ सैलरी लेंगे। और अगर आपकी एकोमोडेशन इनको छोड़कर किसी अदर सिटी में है, अदर सिटीज, तो आप कितना लेंगे? तो आप 40% ऑफ सैलरी लेंगे।
क्या क्या लिया हमने, एक्चुअल एचआरए या फिर रेंट पेड कर लो माइनस उसका 10% कर लो सैलरी का, और तीसरा 50% या 40%, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एकोमोडेशन कहाँ पर है, तो जहां पर भी होगी उस हिसाब से आप 50 या 40 कर लेना। जो तीनों में से सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट होगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना और बाकी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, टैक्सेबल एचआरए कितना रहेगा, टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू एक्चुअल एचआरए, जितना एचआरए आपको मिला आपके एम्प्लॉयर से, माइनस जितना इन तीनों में से कम होगा, माइनस एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्ट क्या होगा, तीनों में से जो कम है दैट विल बी एग्जेम्प्ट, और जो बाकी है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सो टैक्सेबल एचआरए कितना रहेगा, जितना आपको एक्चुअल एचआरए मिला उसमें से आप इन तीनों में से जो कम है उसको माइनस कर दीजिए, दैट विल बी योर टैक्सेबल एचआरए। अब मैंने आपको बोला कि भाई सैलरी में क्या क्या आएगा, ये देखने वाली बात है। तो यहां पर आप बनाएंगे नोट, मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए। अगर आप एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप सैलरी में क्या क्या लेंगे, देखिए सैलरी यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो सैलरी में आप क्या क्या लेंगे, सैलरी इज इक्वल टू जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी वो लेनी है आपने, प्लस डीए इफ एंटर। डीए एंटर का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगी आपको। प्लस एक और चीज लेनी है, कमीशन, कमीशन अगर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो, अगर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, अगर आपको कोई कमीशन मिल रही है और एक परसेंटेज ऑफ सेल मिल रही है तो उस कमीशन को भी आप सैलरी में लेंगे। अब डीए एंटर का मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर आपको ये दे रखा है, या फिर अगर आपको ये दे रखा है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको ये दो चीजें दे रखी हैं कि जो डीए है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए आपको ऐड करना है, या फिर अगर आपको ये दे रखा है कि डीए एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली आपको दी गई है, तो वहां पर आप मानेंगे कि डीए एंटर है, और जब डीए एंटर होगा तभी आपको सैलरी में लेना है। अगर सिंपल डीए दे रखा है, डीए इन दोनों में से कोई टर्म यूज नहीं करी गई, तो आप डीए को सैलरी में नहीं लेंगे। ठीक है जी। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आप वही डीए लेंगे जो डीए एंटर वाला पार्ट है। ये मैं सिर्फ एचआरए के लिए बता रही हूँ, वैसे आपका पूरा का पूरा डीए टैक्सेबल होता है। जब आप टोटल सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो आपको पूरा डीए टैक्सेबल करना होता है, लेकिन जब आप एचआरए की बात कर रहे हैं तो एचआरए के केस में आप वही डीए लेंगे जो डीए एंटर है, दैट मीन्स जो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है, आप सिर्फ वही पार्ट डीए का यहाँ पर लेंगे। सो एचआरए के पर्पस के लिए सैलरी क्या है, बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस ऐसी कोई भी कमीशन जो कि टर्नओवर का फिक्स्ड परसेंटेज है, वो सब चीजें आप यहाँ पर लेंगे। ओके, तो इसके साथ ही समझ में तब आएगा जब हम झटपट एक इलस्ट्रेशन कर ले। 5 मिनट हैं अभी हमारे पास। एक है श्री राम प्रकाश, वो एम्प्लॉयड हैं जयपुर में, जयपुर में काम कर रहे हैं और उनको बेसिक सैलरी मिल रही है। कितनी बेसिक सैलरी मिल रही है, 96,000, और साथ ही साथ उनको डीए मिल रहा है, और आगे लिखा हुआ है कि फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दैट मीन्स कि ये डीए एंटर है। जैसे ही आपको ये दिखा
आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जब आप HRA कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे लेंगे। कितना है? DA मिल रहा 48,000 और साथ ही साथ कमीशन मिल रही है, और कमीशन के आगे लिखा है फिक्स्ड परसेंटेज। क्या लिखा है? परसेंटेज फिक्स्ड। और कितनी है ये कमीशन? 30,000। ये सब देने के बाद आपको ये दिया है कि जो HRA रिसीव हुआ, एक्चुअल HRA जो उसको मिला, वो कितना मिला? 18,000। 18,000 उसको HRA मिला। और रेंट कितना पे कर रहा है? वो रेंट पे कर रहा है 24,000। तो आप ये बताइए कि एग्जेम्प्ट HRA कितना होगा? कितना HRA टैक्सेबल नहीं है? आइए फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम मीनिंग ऑफ सैलरी कर लेते हैं कि भाई सैलरी में क्या क्या आएगा। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर HRA कैलकुलेट करने के लिए आप सैलरी में क्या क्या लेंगे? क्या होगा सैलरी? एक तो बेसिक आ जाएगा 96,000 प्लस DA एंटर आ जाएगा, एंटर है ये 48,000 प्लस कमीशन आ जाएगी 30,000। तो इसके हिसाब से HRA के पर्पस के लिए आपकी जो सैलरी होगी दैट विल बी 1,74,000। अब आप देखिए कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इन तीनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उतने की छूट मिल जाएगी आपको। जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्या है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। हाँ जी, क्या है एक्चुअल HRA रिसीव्ड? कितना HRA मिला उसे? उसे मिला 18,000 HRA। देखिए 18,000। सेकंड क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? 24,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है? 1,74,000। तो आप क्या करें? आप 10% 174,000 का कर लीजिए, ये आया। तो आपका जो सेकंड है वो कितना आ गया? 6,600। और तीसरा क्या होता है? 50% या 40%। हाँ जी, कहाँ काम कर रहा है वो? जयपुर में। जयपुर मेट्रोपॉलिटन नहीं है तो 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ कौन सी सैलरी? ये सैलरी जो हमने कैलकुलेट करी है 174,000। तो 40% इसका आ जाएगा 69,600। इन तीनों में से सबसे कम क्या है? इन तीनों में से ये सबसे कम है, ये लीस्ट है। इतने की आपको मिल जाएगी छूट, इतने की मिल जाएगी आपको एग्जेम्पशन। तो बताओ कितने HRA के ऊपर टैक्स लगेगा? मिला कितना आपको HRA? कितना मिला था? 18,000। 18,000 में से छूट कितने की मिल गई? 6,600 की छूट मिल गई। तो कितने HRA के ऊपर टैक्स लगेगा? 11,400 के ऊपर टैक्स लगेगा। सो इतने की छूट मिल गई, इतने के ऊपर टैक्स लग गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट HRA। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं HRA का पार्ट। सेक्शन है आपका 1013A। HRA दिया जाता है आपकी एकोमोडेशन के लिए, जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसको बियर करने के लिए। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होता है कितना HRA आपको मिला? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 50 और 40। अब सैलरी में क्या क्या लेना है? ये तीन चीजें लेनी है, और अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लें कि कितना एग्जेम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। कल हम और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आए।